हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं अक्टूबर माह के उत्तराखंड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और ये दोस्तों करंट अफेयर्स जो हैं आपके यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अभी आपकी हाल ही में दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज़ भी आ रही हैं, आई हुई भी हैं। तो अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करते हुए चलें। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये सीरीज़ मंथली आती है दोस्तों। इस महीने थोड़ा-सा इसकी वीडियो लेट हो गया, वरना 1 या 2 तारीख तक आपको यह करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हालाँकि इस महीने उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ें नहीं थी दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। और जो भी ऐसे मित्र हैं जो आगामी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, या फिर प्रैक्टिस सेट्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोग आगामी एग्ज़ाम से तो जो भी उत्तराखंड पुलिस वाले हैं, एसआई का एग्ज़ाम जिनका है, और जिनका अभी कनिष्ठ सहायक का जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, स्टेनोग्राफर का जिनका एग्ज़ाम पेपर है, तो उन सभी के लिए वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ेज़ भी मिल जाती हैं। और जो फ्री टेस्टेज़, मॉक टेस्टेज़, डिटेल कोर्सेज़ भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। तो आप लोग वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। पहला हमारा आज का प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार और किसके मध्य में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के मध्य में दोस्तों क्या हुआ है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और पशुपालन मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास देहरादून में उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के मध्य में समझौता किया गया है। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत आईटीबीपी को उत्तराखंड में तैनात वाहिनियों के लिए स्थानीय उत्पादों जैसे कि जिंदा बकरी, भेड़, चिकन और मछली की आपूर्ति के लिए किए गए समझौते ज्ञापन पर उत्तराखंड सरकार से सचिव डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम और आईटीबीपी के आईजी श्री संजय गुंजियाल के मध्य में समझौता हुआ है, के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि वाइब्रेंट विलेज योजना, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार और किसके मध्य में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है दोस्तों, आईटीबीपी के मध्य में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत और चीज़ें लिखी गई हैं, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया है, ठीक है। तो देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ दोस्तों ऋषिकेश एम्स में किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धन्वंतरी जयंती के अवसर पर एम्स ऋषिकेश के जरिए देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो एम्स ऋषिकेश में किया गया है, ठीक है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एम्स ऋषिकेश से इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल भी हुए थे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि काजिंद सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले महीने भी शायद मैंने आप लोगों को ये करवा दिया था। तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य में जो ये काजिंद दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, इसका आयोजन इस वर्ष उत्तराखंड के औली में किया गया है, ठीक है। औली जो कि चमोली जनपद में जोशीमठ के पास में स्थित एक बुग्याल है, प्रसिद्ध बुग्याल है, ठीक है। अपना शीतकालीन क्रीड़ा स्थली के रूप में भी जाना जाता है। तो वहीं पर दोस्तों काजिंद सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है। काजिंद से आप याद कर सकते हैं, काजिंद है ना, तो इसका मतलब हो गया भारत और कजाकिस्तान के मध्य में, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड औली में इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। और कब से कब तक चला था ये दोस्तों, 30 सितंबर 2024 से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक यह काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था भारत और कजाकिस्तान के मध्य में, ठीक है। शुरुआत इसकी कब से हुई थी, 2016 से हुई थी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में हिमालय का इतिहास पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो हाल ही में दोस्तों हिमालय का इतिहास पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, इसके लेखक हैं महेंद्र चंद्र भट्ट जी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, ये एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी है, ठीक है, कि हिमालय का इतिहास जो पुस्तक है वह किसकी है, इसका लोकार्पण हाल ही में किया गया दोस्तों, यह है मदन चंद्र भट्ट जी की, ठीक है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड की कुछ अन्य बुकें भी लिखी गई हैं, अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों हिमालय की यात्रा पुस्तक किसने लिखी है, काका साहब कालेलकर ने लिखी है। वहीं हिमालय का इतिहास किसने लिखी है, मदन चंद्र भट्ट ने लिखी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिमालय फॉकनोर पूछेगा तो तारादत्त गैरोला ने लिखी है। हिमालयन ट्रेवल्स पूछेगा तो जोत सिंह नेगी ने लिखी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें या पुस्तकें हैं उत्तराखंड की, आप ये सभी पुस्तकें याद रख लीजिएगा, बार बार यहाँ से एग्जाम में पुस्तकें पूछी जाती रही हैं, ठीक है। तो करीबन करीब 47 से 48 ये पुस्तकें हैं, आप इनको याद रख लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है,
हाल ही में नर कंकालों से भरी गुफा कहाँ मिली है? ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों पिथौरागढ़ में एक नर कंकालों से भरी गुफा मिली हुई है। ठीक है, इस गुफा का उल्लेख 1901 में स्विस खोजकर्ताओं अर्नाल्ड हैम और आगस्ट गंसर ने भी किया था। ठीक है, उन्होंने अपनी किताब वेस्टर्न तिब्बत एंड ब्रिटिश बॉर्डरलैंड में छांगरू गांव में स्थित इस गुफा का वर्णन किया था। और जो ये छांगरू गांव है दोस्तों, यह भारत नेपाल सीमा पर पिथौरागढ़ के धारचूला के पास में स्थित है। ठीक है, और यहीं पर नरकंकालों से भरी एक गुफा मिली है। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है इस गुफा के बारे में कि हो सकता है कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट यहाँ से होकर गुजरता है, तो कभी भूकंप या भूस्खलन या कोई प्राकृतिक आपदा की घटना हुई होगी जिस कारण यहाँ पे लोग मारे गए होंगे। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चर्चाओं में बनी हुई गुफा है कि नरकंकालों से भरी गुफा हाल ही में कहाँ पे मिली है? तो पिथौरागढ़ में मिली है। ठीक है, गुफा की खोज हाल ही में की गई है। कुछ शोधकर्ताओं ने इसे 8वीं शताब्दी से पहले के अवशेषों की संभावना को देखते हुए यहाँ खुदाई की थी। इस क्षेत्र में पहले से ही रूपकुंड और मल्लारी जैसे स्थानों पर सैकड़ों नरकंकाल मिल चुके हैं। ठीक है, तो रूपकुंड भी आपको बताया आपका नरकंकालों के लिए फेमस है, मल्लारी में भी समाधान आपके मिले हुए हैं। ठीक है, और विशेषज्ञों का मानना है कि यह गुफा बौद्ध धर्म तिब्बत की प्राचीन और पारंपरिक धार्मिक प्रथा से संबंधित हो सकती है, जो 9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य के हिमालय पहुंचने से पहले प्रचलित थी। ठीक है, तो इतना याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि चर्चाओं में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि पिथौरागढ़ में इस प्रकार की एक गुफा देखने को मिली है। ठीक है, नरकंकालों के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? ठीक है, या कब किया जाएगा? तो उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन दोस्तों 7 नवंबर को किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा? 7 नवंबर को किया जाएगा। 7 नवंबर 2024 को देहरादून विश्वविद्यालय देहरादून के नित्यानंद ऑडिटोरियम में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से में बसे प्रवासी उत्तराखंडी भाग लेंगे। ठीक है, तो प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देहरादून में किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड उदय सम्मान समारोह 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो उत्तराखंड उदय सम्मान समारोह या उत्तराखंड उदय समारोह 2024 से 26 लोगों को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित किए गए उत्तराखंड उदय सम्मान समारोह 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले उत्तराखंड के 26 लोगों को उत्तराखंड उदय सम्मान 2024 से भी सम्मानित किया है। अगला हमारा प्रश्न है कि 8वां उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों 8वें उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कहाँ पे? विनोग माउंटेन वन्यजीव विहार में। ठीक है, विनोग क्वेल वन्यजीव विहार या विनोग माउंटेन वन्यजीव विहार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहाँ है? मसूरी वन प्रभाग के अंतर्गत ये दोस्तों आपका स्थित है मसूरी में। ठीक है, तो विनोग माउंटेन वन्यजीव विहार में 3 दिवसीय 8वां उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन मसूरी वन विभाग के तत्वावधान में किया गया। ठीक है, और 18 से 20 अक्टूबर तक ये किया गया। बर्ड फेस्टिवल में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 250 पक्षी प्रेमी और पक्षी विशेषज्ञ भी शामिल हुए हैं। ठीक है, कई प्रकार की दुर्लभ प्रजातियां भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में धन्यवाद प्रकृति नाम से एक अभियान शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। धन्यवाद प्रकृति जो अभियान है पर्यावरण से संबंधित अभियान है, और यह अभियान शुरू किया गया है उत्तरकाशी जनपद के झाला गांव के युवाओं के द्वारा। ठीक है, उत्तरकाशी के झाला गांव के युवाओं ने धन्यवाद प्रकृति नाम से एक अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत ग्रामीण जन प्रतिदिन 2 घंटे अपने आसपास की सफाई करते हैं तथा गांव के बाहर अपशिष्ट का उचित तरीके से निपटान करते हैं। हाल ही में मन की बात के 114वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर प्रकाश डाला और पूरे भारत में व्यक्तिगत स्वच्छता प्रयासों की प्रशंसा भी करी है। ठीक है, तो आप स्वच्छता से संबंधित जो SDG गोल है वो कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। ठीक है, याद रखना है। और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, 84 कुटिया का विस्तार पर्यटन क्षेत्र के रूप में किया जा रहा है। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 84 कुटिया का विस्तार पर्यटन क्षेत्र के रूप में दोस्तों किया जा रहा है। यह क्षेत्र ऋषिकेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी करने हेतु 42 जो पारिस्थितिक प्रयोगशालाएं हैं वह कहाँ स्थापित की गई है? मतलब वह स्थापित की गई, किसके द्वारा स्थापित की गई? ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी करने हेतु 42 पारिस्थितिक प्रयोगशालाएं दोस्तों किसके द्वारा? वन विभाग के द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, ये प्रयोगशालाएं रोडोडेड्रॉन और ब्रह्मकमल में शीघ्र पुष्पन तथा उच्च तापमान में प्रभावित लीची की गुणवत्ता जैसे परिवर्तनों पर डेटा एकत्रित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मोटा मोटा ये चीज़ याद रखनी है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी हेतु पारिस्थितिकी प्रयोगशालाएं किसके द्वारा स्थापित की जाएंगी? वन विभाग के द्वारा स्थापित की जाएंगी। बाकी यहाँ पे डिटेल भी लिखा गया, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है,
अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में परिसीमन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो उत्तराखंड परिसीमन के बाद में देखिए दोस्तों, नगर निकायों की संख्या 102 हो गई है, ये तो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में नगर निगम 11 हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नगर निगमों की संख्या दोस्तों 11 हो चुकी है, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी करंट अफेयर में करा चुका हूँ, ठीक है। ग्राम पंचायत 7,395 से बढ़कर 7,823 हो गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है दोस्तों, तो असत्य है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नगर पंचायतों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है, यहाँ पे लिखा गया है। नहीं दोस्तों, नगर पंचायतों की संख्या बढ़कर 45 नहीं हुई है, जबकि 45 क्या है, नगर पालिकाएं 45 हुई हैं, ठीक है, नगर पालिकाएं 45 हुई हैं, ठीक है, नगर पालिकाएं 45 हुई हैं, ठीक है। और नगर पंचायतें कितनी हुई है, नगर पंचायतों की संख्या हो गई है 46। तो यहाँ पर परिसीमन के बाद बदले हुए कुछ आंकड़े हैं, आपको ये नोट डाउन दोस्तों कर लेने, एग्जाम में पूछे आते हैं कि उत्तराखंड में नगर निकाय बढ़कर 102 हो गए हैं, 2 नए नगर निगम जुड़ने के बाद अब 11 नगर निगम हो गए हैं। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ जाएगा उत्तराखंड में कितने नगर निगम है, 11 नगर निगम है। नगर निकाय कितने हो गए, 102 हो गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नगर पालिकाएं कितनी है, 45 हैं। नगर पंचायतें कितनी हैं, 46 हैं। जिला पंचायत कितनी है, 347 वार्ड हो गए। क्षेत्र पंचायतों के 3,157 वार्ड हो गए, ठीक है। ग्राम पंचायतों के 7,823 वार्ड हो गए, ठीक है। और वहीं ग्राम पंचायत में वार्ड कितने से कितने हो गए, तो ये 59,357 हो गए, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको ये चीज़ें याद रख लेनी है, आप देख लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में कब से कब तक किया जाएगा? तो फाइनली दोस्तों 2025 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 साल से उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बारे में चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अंतिम समय पर राष्ट्रीय खेलों को शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन इस बार दोस्तों 28 जनवरी 2025 से लेकर के 14 फरवरी 2025 के मध्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के मध्य में किया जाएगा। इन खेलों के साथ ही राष्ट्रीय शीतकालीन खेल भी उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने इन खेलों के आयोजन की स्वीकृति भी दे दी है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है कि माउंट चो ओयू को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, माउंट चो ओयू को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कौन? शीतल राज, ठीक है। शीतल राज क्या है, इनका संबंध किस क्षेत्र से, एग्जाम में पहले पूछा भी गया दोस्तों। पर्वतारोही है, पर्वतारोहण से इनका संबंध है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से यह संबंधित है। पिथौरागढ़ जनपद में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने दोस्तों हाल ही में विश्व के छठे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट चो यू, जिसकी ऊंचाई 8,188 मीटर है, को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है कौन? शीतल राज, ठीक है। और इनको दोस्तों 2021 में तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कंचनजंगा की चढ़ाई करी थी इन्होंने 2018 में और माउंट एवरेस्ट 2019 में चढ़ने वाली उत्तराखंड की सबसे कम आयु की युवती बनी थी कौन? शीतल राज, ठीक है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की जो महिला है कौन बनी है, तो वो बनी थी कौन? शीतल राज। तो शीतल राज का संबंध आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पे और चीज़ें भी देख सकते हैं आप कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट चोटी पर भी इन्होंने 2021 में फतह प्राप्त की थी। सतोपंथ पर और त्रिशूल में भी ये चढ़ी हुई हैं, ठीक है। ये आपको चीज़ें मोटी मोटी याद रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया किसको? सुरेश भाई को। किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? सुरेश भाई को किया गया है, ठीक है। सुरेश भाई क्यों जाने जाते हैं उत्तराखंड में? तो रक्षा सूत्र आंदोलन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? सुरेश भाई को जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के रूप में, पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए और पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है किसको? सुरेश भाई को, ठीक है। और सुरेश भाई को ही राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले सुरेश भाई को यह सम्मान गोदावरी फाउंडेशन रांची और सावित्रीबाई फुले फाउंडेशन पुणे ने दिया है। इस कार्यक्रम ने देश भर के 30 पर्यावरण कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। सुरेश भाई एक पर्यावरणविद और रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता हैं। उत्तराखंड के पर्यावरण के लिए उनके योगदान को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। 2003-4 में इन्होंने राज्य लोक जल नीति का मसौदा तैयार किया था। 2007-8 में उत्तराखंड नदी बचाओ अभियान में इन्होंने योगदान दिया था, ठीक है। 2011-12 में राष्ट्रीय हिमालयी अभियान को स्थापित करने का श्रेय सुरेश भाई को ही जाता है, ठीक है। 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में शंकर लाल शाह का निधन हो गया है, उनका संबंध उत्तराखंड के किस क्षेत्र से था? तो रंगकर्मी थे कौन? शंकर लाल शाह, ठीक है। शंकर लाल शाह का संबंध किससे था? रंगकर्मी क्षेत्र से था। अगला प्रश्न है हमारा कि मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विकसित किया जा रहा है, क्या विकसित किया जा रहा है? तो मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु दोस्तों खेती गांव, थापली गांव, आदिबद्री गांव, ये सभी गांव क्या किए जा रहे हैं? विकसित किए जा रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने दिव्या रावत को मशरूम की ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। मशरूम गर्ल के रूप में किसको जाना जाता है? दिव्या रावत को जाना जाता है, ठीक है। और मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए खेती गांव, थापली गांव और आदिबद्री गांव जो कि गैरसैंण विकासखंड चमोली में पड़ते हैं, इन्हें दोस्तों विकसित किया जा रहा है, याद रखना है आपको।
अगला हमारा प्रश्न है, ऐसे एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे कि मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो नैनीताल जिला है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निर्माण की 25वीं वर्षगांठ किस रूप में मनाई जाएगी? ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य की जो 25वीं वर्षगांठ है, आपको बताया दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को हमारा अ, उत्तराखंड राज्य भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में गठित हुआ था। और इस वर्ष दोस्तों 25वीं वर्षगांठ हमारे उत्तराखंड राज्य निर्माण की मनाई जाएगी। किस नाम से? देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा। ठीक है, देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा नाम से 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, तो यहाँ पे चीज़ें लिखी भी गई हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा निम्नलिखित में से किस स्थान पर जापानी मियावाकी पद्धति से दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर जंगल तैयार किया गया? ठीक है, तो निम्नलिखित में से दोस्तों जापानी मियावाकी पद्धति से दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर जंगल तैयार किया गया कहाँ पे? मुनस्यारी में। ये भी बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि किस स्थान पर जापानी मियावाकी पद्धति से दुनिया की सबसे ऊंचाई पर जंगल को तैयार किया गया है? मुनस्यारी में। उत्तराखंड वन अनुसंधान संस्थान ने पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में जापानी मियावाकी पद्धति से 2450 मीटर की ऊंचाई पर 2000 वर्ग मीटर दायरे में जंगल तैयार कर लिया है। इस तकनीक का सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सिर्फ स्थानीय प्रजातियों को बढ़ावा देने के साथ ही जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, ताकि मिट्टी की उर्वरता क्षमता में कोई भी कमी ना आ पाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी लिखी गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड के तराई पूर्वी वन प्रभाग के सुरई रेंज में पहली बार हनी बजेर, जिसे रेटॉल के नाम से भी जाना जाता है, को देखा गया। हनी बेजर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट के तहत संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है पूछा गया। तीसरा ऑप्शन है आपका, आईयूसीएन की रेड सूची में हनी बेजर को सबसे कम चिंताजनक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चौथा है, इसका वैज्ञानिक आधारित नाम मेलिवोरा कैंपोसिस है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड के तराई पूर्वी वन प्रभाग सुरई रेंज में पहली बार हनी बजर, जिसे रिटर्ल भी कहा जाता है, को देखा गया है। बिल्कुल सही है। ठीक है, सुरई रेंज में इसको देखा गया है। हनी बजर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची के तहत संरक्षित भी किया गया है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। आईयूसीएन की रेड सूची में हनी बजर को सबसे कम चिंताजनक के रूप में अभिसूचित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मोलिवेरा कैंपेसिस है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है दोस्तों? तो गर्भवती महिलाओं से संबंधित है उत्तराखंड राज्य में मिशन इंद्रधनुष। केंद्र सरकार के मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत राज्य में गर्भवती महिलाओं और 2 साल तक के बच्चों को 7 बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण से संबंधित है कौन सा? मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, टीकाकरण से। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य के किस जिले में नयार उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल जनपद में दोस्तों नयार उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। कौन से जनपद में? पौड़ी गढ़वाल जनपद में। ठीक है, और आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा दोस्तों, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदियों का संगम कौन से स्थान पर होता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि केदारनाथ धाम के कपाट किस तिथि को बंद किए जाते हैं? तो भैया दूज के दिन, यानी कि दोस्तों कल 3 नवंबर को आपके केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हो चुके हैं। ठीक है, गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो चुके हैं। ठीक है, और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे 17 नवंबर को। ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति और कला महोत्सव स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो देहरादून में दोस्तों 3 दिवसीय, ठीक है 2 दिवसीय नहीं 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं कला महोत्सव स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड में स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। ठीक है, स्पर्श हिमालय फाउंडेशन के तत्वावधान में थानो देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति और कला महोत्सव स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रतिभाग किया। ठीक है, 25 से 27 अक्टूबर तक। ठीक है, इस अवसर पर उन्होंने देश के पहले हिमालयी गांव लेखक गांव का लोकार्पण भी किया है। और भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, गंगा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? चंडी घाट हरिद्वार में। कहाँ पे? चंडी घाट हरिद्वार में गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और कब घोषित की गई थी गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी? कमेंट बॉक्स में आपको
आंसर बताना है। इन क्वेश्चनों के आंसर दोस्तों आप ज़रूर बताइए कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको रिवीजन भी होगा और यही वो प्रश्न है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन में उत्तराखंड राज्य से चयनित होने वाले एकमात्र प्रतिभागी कौन है? वह है अदिति वर्मा। ठीक है, अदिति वर्मा। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन में उत्तराखंड राज्य से चयनित होने वाली एकमात्र हिंदू प्रतिभागी कौन है? अदिति वर्मा है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में त्रिसम स्तंभी और 9 सूत्री रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राज्य में दोस्तों त्रिस्तंभी और 9 सूत्री रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया किसके द्वारा? पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य में आर्थिक और पारिस्थितिकी में संतुलन के लिए त्रिस्तंभी और 9 सूत्री रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। राज्य की आर्थिक एवं पारिस्थितिकी में संतुलन के लिए प्रत्येक स्तंभ के लिए 3 सूत्री रणनीति बनाई गई है। पहले स्तंभ में समुदाय सशक्तिकरण अभियान के तहत 3 सूत्री पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग किया गया है, जिसमें पुनरावर्तन, उचित उपभोग हेतु व्यवहार परिवर्तन और युवाओं का कौशल उन्नयन है। दूसरे स्तंभ में नवाचार और तकनीकी अभियान के तहत 3 सूत्र ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन, तकनीकी आधारित त्वरित समाधान और सर्कुलर इकोनॉमी का अंगीकरण है। तीसरे स्तंभ में वित्तीय स्वायत्तता और साक्षरता अभियान के तहत 3 सूत्री ग्रीन प्रैक्टिसेज का मानकीकरण, कार्बन डेटिंग हेतु सहभागिता और सतत परियोजनाओं हेतु ब्रिज फाउंडिंग की नीति भी है। ठीक है, ब्रिज फीडिंग की नीति भी है। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिस्तंभी और 9 सूत्री रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे इस माह के यानी कि अक्टूबर माह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों इस माह में नहीं है आपके, लेकिन जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे वो मैंने आप लोगों को कवर करा दिए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप लोगों को इसी प्रकार से नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, उत्तराखंड करंट अफेयर्स और उत्तराखंड में दोस्तों कई सारी पोस्टमार्टम क्लासेज, उत्तराखंड का डिटेल कोर्सेज, हिंदी की कई सारी पोस्टमार्टम क्लासेज और वन लाइनर क्लासेज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।